हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी। और हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के ऊपर, और आज इसका रहने वाला है पार्ट 3। ठीक है, हमने जो 2 पार्ट अभी तक हुए हैं उसमें हम लोगों ने एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को इन जनरल समझा है कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रोडक्टिविटी, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो हैबिटेट है उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोगों ने बात की है अबाउट दी यूट्रोफिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि किस तरीके के, कितने तरीके के हमारे लेक्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की है ऑलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, और उसमें भी हम लोगों ने यूट्रोफिकेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है उसको लेकर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, कि यूट्रोफिकेशन अगर होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों की बुक में और दिया गया है, दैट इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ठीक है, हालांकि एल्गल ब्लूम क्या है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या है, क्या वो एल्गल ब्लूम से कुछ अलग है या उसके इफेक्ट्स वगैरह क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस कोर्सेज का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो फायदा है वो सभी लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की, और ये इफेक्ट्स किसके हैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद ना रहा हो तो हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन की। ठीक है, हम लोगों ने यूट्रोफिकेशन की पूरी जो प्रोसेस है वो पिछले लेक्चर में समझ ली है, तो उसके हम लोग अब इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इफेक्ट्स को समझेंगे, लेकिन आपको उसके लिए यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस जो है वो पता होनी चाहिए ढंग से। हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से वो डिस्कस किया हुआ है, तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर यहाँ पर आप आई बटन को क्लिक करके भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चेंजेस इन इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम में क्या चेंज आता है यूट्रोफिकेशन होने की वजह से। यूट्रोफिकेशन क्या करता है, यूट्रोफिकेशन इवेंचुअली क्रिएट डेट्रिटस लेयर इन दी पॉन्ड्स। ठीक है, इवेंचुअली क्रिएट का मतलब है कि एट द एंड, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड एक डेट्रिटस लेयर का मतलब मैंने आपको बताया था, एक डेड लेयर क्रिएट कर देगा इन दी पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड प्रोड्यूसेस सक्सेसिवली शैलोअर डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, शैलोअर डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर कैसे होगी, ये भी मैंने आपको जब यूट्रोफिक लेक का एक डायग्राम दिखाया था वहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर ये इस तरीके से लेक का सरफेस है तो धीमे धीमे करके इसमें क्या होगा, इस तरीके से सेडिमेंटेशन बढ़ता जाएगा, और सेडिमेंटेशन बढ़ता जाएगा तो ये जो डेप्थ है ये धीमे धीमे क्या हो जाएगी, शैलो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे के एरिया में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, प्लस जो हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है वो भी है। तो इन दोनों की वजह से ही बेसिकली क्या हो रहा है कि इसकी जो डेप्थ है वो कम हो रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, आप समझ गए। इवेंचुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू मार्श। ठीक है, मार्श मतलब जो हमारा मार्शी एरिया होता है, यानी कि जिस तरीके से आपको पता है कि जो दलदल वगैरह टाइप होता है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, whose plant community is transformed from an aquatic environment to recognizable terrestrial ecosystem, यानी कि अब वहां पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरमेंट या एक्वेटिक इकोसिस्टम नहीं रहा, अब वो एक मार्शी लैंड बन चुका है, विच इज यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन और बिटवीन, और आप कह सकते हैं कि इस तरीके का इकोसिस्टम है जो लैंड इकोसिस्टम या जो टेरिटोरियल इकोसिस्टम है और जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बीच का कहीं पर है। ठीक है, उन दोनों के मिडिल का एक वो है, तो उसमें जो होगा मार्शी लैंड बनेगा और वहां पर इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो नहीं रहा, तो वहां पर उस तरीके के स्पीशीज भी अब नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा यूट्रोफिकेशन से, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, बायोडाइवर्सिटी पर असर, पहली बात यहां पर लिखा गया है डिक्रीज हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी। एल्गल ब्लूम्स रेस्ट्रिक्ट दी सनलाइट टू पेनिट्रेट, ये हम लोग बात कर चुके थे कि जो एल्गल ब्लूम हो रहा है, यानी कि जो सरफेस पर क्या हो रहा था, ये सरफेस थी। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा था, बहुत सारी एल्गी जमा हो रही थी। ठीक है, दिस वाज दी एल्गी। तो ये एल्गी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इट बिकम्स एन एल्गल ब्लूम। ठीक है, और ये एल्गल ब्लूम होगा तो इसकी वजह से क्या है कि जो यहां ऊपर से सनलाइट आ रही थी वो अब ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स हैं उनको
फर्क पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही है। तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स की भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। बैक्टीरिया क्या करेगा, जितनी भी ऑक्सीजन वहां पर होगी बैक्टीरिया उनको कंज्यूम करेगा ऑन डिकम्पोजिशन एंड रिजल्ट्स इन डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था कि डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन की जो कंडीशन होती है दैट इज ओनली नोन एज एनॉक्सिया। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ऊपर मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा मतलब वो गलती हो गई थी बताने में, लेकिन लास्ट में मैंने लेक्चर के उसको करेक्ट कर दिया था कि हाइपोक्सिया की जो कंडीशन है दैट मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी हो रही है तो दैट इज हाइपोक्सिया। और एनॉक्सिया का मतलब है डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लीड्स टू द डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब अगर सारे के सारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है उनकी अगर डेथ हो जा रही है, ये क्या बन जा रहा था, डेड जोन। और डेड जोन अगर ये बन जा रहा है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये क्या बन चुका है, एक डेड जोन। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे न्यू स्पीशीज इन्वेजन। अब वहां पर क्या हो रहा है कि यूट्रोफिकेशन मे कॉज द इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट टू अबंडेंट लेवल, दिस कॉज शिफ्टिंग इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम। अब मान लीजिए वहां पर कोई इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को बियर कर सकते हैं या जो उनकी वजह से ज्यादा जिनकी ग्रोथ होगी वो वहां पर आ सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो स्पीशीज का कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नए स्पीशीज, अब ऐसे स्पीशीज वहां पर आ जाएंगे जो उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से नए स्पीशीज आ रहे हैं और स्पीशीज कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ पॉइजनस कंपोनेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, सम एल्गल ब्लूम्स व्हेन डाई और ईटन रिलीज न्यूरो और हेपाटोटॉक्सिन्स। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और हेपाटोटॉक्सिन्स का मतलब होता है, हेपाटो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू योर लिवर, यानी कि ये ऐसे टॉक्सिन्स है जो आपके लिवर पर और आपके जो नर्वस सिस्टम है उस पर असर डालेंगे। ठीक है, विच कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, जैसे कि शेलफिश पॉइजनिंग। अगर आप इस तरीके की जो शेलफिश है, यानी कि इस एरिया में से अगर आप कभी कोई शेलफिश पाई जाती है, उस शेलफिश को अगर आप खाते हैं, यानी कि ह्यूमंस भी अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो उनको भी फिर इस तरीके के जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो उनकी बॉडी में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में वो। ठीक है, इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ फिश किल्स एंड लॉस ऑफ डिजायरेबल फिश स्पीशीज एंड रिडक्शन इन हार्वेस्टिंग। अब फिश स्पीशीज अगर मर रही है, फिश किल हो रही है, उनकी अगर जो डिजायरेबल फिश स्पीशीज है अगर वो लॉस हो रही है तो फिर उनकी हार्वेस्टिंग भी कम होगी। हार्वेस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, मछली पकड़ना जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैचिंग अ फिशेज, टेक्निकल टर्म्स में उसको फिश हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, कोरल रीफ्स वगैरह जो है वो भी लॉस हो जाएंगे। कोरल रीफ्स हालांकि क्या होते हैं, कोरल रीफ्स आर एक काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स ओनली। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोरल रीफ्स को लेकर जो टॉपिक है वो आगे इसी चैप्टर में दिया गया है, उसको हम लोग वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इफेक्ट समझ सकते हैं यूट्रोफिकेशन का क्या है कि जो कोरल रीफ्स है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उनका। ठीक है, आगे हमने बात करी थी कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर जो है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गी वगैरह उसमें जम रही है तो ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको कैस्पियन सी की सैटेलाइट इमेज दिखाई थी, वहां पर दिखाया था कि किस तरीके से पूरा वाटर सरफेस के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा हमें दिख रहा था। ठीक है, तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और टर्बिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। टर्बिडिटी का मैंने आपको एग्जांपल कल के लेक्चर में बताया था, कल के आई थिंक परसों के लेक्चर में बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप 2 ग्लास लीजिए, एक ग्लास में आप नमक घोलिए पानी में, दूसरे ग्लास में आप सैंड घोलिए। ठीक है, तो सैंड जिस पानी में आप घोल रहे हैं वहां पर आपको दिखेगा कि वो पानी साफ नहीं है। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब है कि उसमें डर्ट बढ़ रही है। ठीक, क्लियर नहीं है, इट्स अनक्लियर। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। इसके बाद अफेक्ट्स नेविगेशन ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी अगर बढ़ रही है तो उससे नेविगेशन जो है उस पर भी असर पड़ेगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, येलो, ग्रीन, रेड, स्मेल उसमें से आएगी क्योंकि वो एक मतलब वहां पर अब आपको पता है कि क्या हो रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो डाई कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां पर स्मेल भी आएगी और वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स भी वहां पर अब पैदा होने लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के वहां पर अब फाइटोप्लैंक्टन उग रहे हैं जो इनएडिबल है। क्यों उग रहे हैं इस तरीके? क्योंकि वो टॉक्सिक रीजन, क्योंकि वो रीजन ऐसा है जहां पर टॉक्सिक ज्यादा है। ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है रीजन की, तो वहां पर जो भी फाइटोप्लैंक्टन अब पैदा हो रहे हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन तो बढ़ेंगे, हमने बताया आपको शुरुआती जब स्टेज होगी यूट्रोफिकेशन की तो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन दोनों बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रीजन ही न्यूट्रिएंट रिच है। ठीक है, और ज्यादा न्यूट्रिएंट होने की वजह से
प्लांट और एनिमल स्पीशीज तो ग्रो करेंगे, अब वो तो धीमे धीमे जब उनको ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाएगी तो वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके के रीजन में फिर भी क्या है कि टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा है, और जो भी फाइटोप्लैंक्टन वहां पर होंगे वो इनएडिबल होंगे, यानी कि उनको खाया नहीं जा सकता, ठीक है। सिमिलरली जिलेटेनियस जूप्लैंक्टन होंगे, उनको भी नहीं खाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बेंथिक और एफिफाइटिक एल्गी है, ठीक है, वो वहां पर उगना जो है उसकी बायोमास बढ़ जाएगा। बेंथिक का मतलब मैंने आपको बताया था, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू योर बेंथोस, जो यानी कि हमारे सरफेस पर जो हमारा समुद्र है उसकी जो सतह पर जिस तरीके की स्पीशीज पाई जाती है उनको बोला जाता है बेंथोस, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर देखा था पार्ट 1, वहां पर हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। अगर वो लेक्चर भी आप लोगों ने अगर मिस कर दिया है तो उसको आप यहां पर आई सेक्शन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एपिफाइटिक क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। एपिफाइटिक का मतलब होता है कि वो किसी और प्लांट के ऊपर रहती है लेकिन वो न्यूट्रिएंट उससे नहीं ले रही है, दैट इज नोन एज एपिफाइट्स, ठीक है, एपिफाइट्स। तो इनकी जो स्पीशीज की जो बायोमास है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर इतनी तरीके से काई वगैरह लगेगी तो एस्थेटिक रिक्रिएशन जो है वो वाटर बॉडी का खत्म हो जाएगा, यानी कि वाटर बॉडी में फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग उसको देखने एज सच नहीं आएंगे, ठीक है। एस्थेटिक रिक्रिएशन अगर खत्म हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एरिया का जो टूरिज्म है वो भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से भी सही नहीं है, ठीक है। फिर अब बात यह है कि इससे बचना कैसे है, मिटिगेशन कैसे करना है, बचना कैसे है। इसके लिए सबसे बड़ा जो एक टेक्निक है दैट इज नोन एज योर राइपेरियन बफर। राइपेरियन बफर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जो ये यूट्रोफिकेशन हो रहा है ये सरफेस रन ऑफ की वजह से हो रहा है। जो पानी आ रहा है सरफेस रन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से, जो अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो राइपेरियन बफर में क्या है कि जहां पर ये मतलब लैंड और वाटर का जो ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, वहां पर आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक, यहां पर ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूं दिस इज लैंड, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूं, सपोज दिस इज योर लैंड, ठीक है, दिस इज लैंड। और मतलब यहां पर एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं, ये आपको लगेगा कि यहां पर पेड़ उग रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा। इसके बाद ये वाला जो रीजन है इस तरफ, दिस इज वाटर, ये वाटर बॉडी है, ठीक है। इसको भी यहां पर अपन लिख लेते हैं ऐसे, दिस इज योर वाटर बॉडी, ओके। अब क्या हो रहा है कि ये जो इसका बीच का ट्रांजिशन जोन है, जिसको मैं दिखाता हूं आई थिंक इस कलर से, ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहां पर क्या करें आप, यहां पर आप कुछ इस तरीके के क्रॉप्स उगाएं जिनको बोला जाता है, वो राइपेरियन बफर का मतलब है कुछ इस तरह की क्रॉप्स वगैरह उगाएं यहां पर इस रीजन में, ताकि उससे क्या हो कि जो पानी यहां से एग्रीकल्चर लैंड से फ्लो कर रहा है इस तरफ को, जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ठीक है, उसके कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो इस एरिया में क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। और न्यूट्रिएंट अगर इस एरिया में ट्रैप हो जाएंगे तो इस एरिया में जो वाटर का रीजन है वहां पर न्यूट्रिएंट जो है इतने ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक तरीका है जिससे हम जो न्यूट्रिएंट की रिचनेस है उसको वाटर बॉडी में आने से कम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज राइपेरियन बफर, ठीक है। तो एक तरीके से ये बफर जोन की तरह काम करता है ये वाला, ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद अगला है इंटरफेसेस बिटवीन अ फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड लैंड क्रिएटेड नियर द वाटरवेज, फार्म्स, रोड्स एक्सेट्रा इन अटेम्प्ट टू फिल्टर पॉल्यूशन। ये एक तरीके से यही राइपेरियन बफर के बारे में बताया गया है, ठीक है। सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिपॉजिट इन द बफर जोन्स इंस्टेड ऑफ डिपॉजिशन इन वाटर। वही बात है कि जो सेडिमेंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो इस बफर जोन में जो है इकट्ठा हो जाएंगे और वो वाटर बॉडी में थोड़ा सा कम आ पाएंगे, ठीक। इसके बाद जो नॉन पॉइंट सोर्सेस का पॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है, वो तो बड़े आसानी से आइडेंटिफिएबल है, इजीली आइडेंटिफिएबल है, उनको तो हम बहुत आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम रेगुलेशन में कहां पर आ रही थी, जो हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन थे वहां पर, तो उनको थोड़ा सा कोशिश की जाए कि उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए और वहां से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। नाइट्रोजन की टेस्टिंग की जाए, नाइट्रोजन की मॉडलिंग की जाए, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक तरीके से जो हमने बताया था नाइट्रेट्स, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाइट्रोजन टेस्टिंग इज अ टेक्निक टू फाइंड the optimum amount of fertilizer required for crop plants. It will reduce the amount of nitrogen lost to the surrounding area. इससे क्या होगा कि हमें यह पता लग जाएगा कि किसी भी प्लांट को या किसी भी क्रॉप को कितना फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो हम उसको उतना ही फर्टिलाइजर देंगे। उससे क्या होगा कि जो रन ऑफ हो रहा है, जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है पानी का, उसमें जो है फर्टिलाइजर की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना फर्टिलाइजर हम उसको दे रहे हैं वो प्लांट यूज कर लेगा और फर्टिलाइजर की जरूरत जो है वो सरफेस रन ऑफ में फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा, लेस फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इससे रन ऑफ में फर्टिलाइजर कम होगा तो हमारे जो वाटर बॉडी है वहां पर फर्टिलाइजर कम आएंगे और न्यूट्रिएंट वहां पर कम होगा, तो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी ट्रीट करना है, बिना ट्रीट करे उसको भी नहीं डालना है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का अगर हम यूज करते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि हमारा जो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में क्या होता है कि फर्टिलाइजर वगैरह का यूज थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसके बाद यही चीज यहां पर एक और दिया गया है कि इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर, की फर्टिलाइजर को थोड़ा सा एफिशिएंट तरीके से यूज करें। और एक पॉइंट यहां पर दिया गया है, थोड़ा सा टिपिकल सा पॉइंट है, रिडक्शन इन लाइव स्टॉक डेंसिटीज, कि यानी कि जो हमारे पशु वगैरह है, ठीक है, जो हमारे पशु हैं उनकी डेंसिटी को कम करना है। अब ये समझना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन ये क्या है, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन होगी तो लाइव स्टॉक क्या करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड पे ग्रेजिंग करेंगे। जितने ज्यादा लाइव स्टॉक होंगे, जितनी ज्यादा वो ग्रेजिंग करेंगे, जितना ज्यादा वो सरफेस के ऊपर चलेंगे, उससे क्या है कि वो सॉइल को क्या करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, और सॉइल को अगर वो दबाएंगे तो सॉइल कॉम्पैक्शन, मैंने आपको एक टर्म बताया था, सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारी जो सॉइल के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की जो गैप है वो कम हो जाती है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। और सॉइल कॉम्पैक्शन अगर इंक्रीज करेगा, सॉइल कॉम्पैक्शन इंक्रीज करेगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पर्कोलेशन जो है वो कम हो जाएगा, पर्कोलेशन विल डिक्रीज। ठीक है, और पर्कोलेशन का मतलब क्या है कि पानी जो सरफेस से अंदर की तरफ को जा रहा है, ग्राउंड वाटर की तरफ को जा रहा है, वो कम हो जाएगा। तो यानी कि पर्कोलेशन अगर कम हो जाएगा तो इससे क्या है कि रन ऑफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और रन ऑफ अगर इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ज्यादा जाएंगे। तो ये यहां पर एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि अगर हम लाइव स्टॉक की डेंसिटी को कम करते हैं तो उससे भी हमारा यूट्रोफिकेशन थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको समझिएगा। ये आपको बुक में तो सिर्फ एक ये लाइन लिख के छोड़ दिया गया है कि रिडक्शन इन लाइव स्टॉक डेंसिटीज, अब आप बैठ के सोचते रहिए कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इस कोर्स का, हमारे इस वीडियो सीरीज का यही फायदा है कि आपको कोई भी डाउट जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर आपको डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से लाइव स्टॉक डेंसिटीज के कम करने से भी हमारा जो यूट्रोफिकेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप अपनी बुक में फिर से पॉलिसीज के अंडर में देखेंगे तो 3 या 4 लाइंस या पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि समझने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैंने उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पॉलिसीज क्या यूज की जानी चाहिए, इंप्लीमेंट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स टू कैरेक्टराइज द इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, कलेक्ट वाटर क्वालिटी डेटा एंड इन्फॉर्म अडेप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसके बाद यूट्रोफिकेशन को लेकर अवेयरनेस पैदा करनी जरूरी है, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करनी बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड टारगेटेड आउटरीच एंड टेक्निकल असिस्टेंस आर ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ raising the profile of eutrophication within communities and building a foundation and support for effective actions to reduce nutrient losses and eutrophication। ठीक है, ये इस तरीके की जो जागरूकता प्रोग्राम वगैरह है ये चलाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद implement regulations to mitigate nutrient losses such as standards, technology requirements and pollution caps for various sectors। क्योंकि सीधी सी बात आपको एक बात ये समझनी है कि पॉल्यूशन कम करना है। ठीक है, पॉल्यूशन कम करना है, न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो कम करना है। ठीक है, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर वेस्ट से हो रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो रहा हो, चाहे डोमेस्टिक वेस्ट से हो रहा हो, किसी भी तरीके से हो रहा हो। ठीक है, उस सब की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो इसको अगर हम कम कर पाए किसी भी तरीके से, कोई भी पॉलिसी वगैरह बना के या कोई भी मेजर्स लेके, हमें पॉल्यूशन के अगर लॉस को हम कम करते हैं, न्यूट्रिएंट के लॉस को अगर हम कम करते हैं, तो यूट्रोफिकेशन को हम काफी हद तक काबू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि फिस्कल और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को क्रिएट किया जाए। ठीक है, टू एनकरेज न्यूट्रिएंट रिड्यूसिंग एक्शंस, क्योंकि न्यूट्रिएंट को मैं फिर से कह रहा हूं कि रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से। चाहे अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेस या फीस लगाई जाए, कोई अगर कम कर रहा है तो उसको चीजों को लेकर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाए, इस तरीके की एनवायरमेंटल मार्केट्स बनाई जाए जहां पर लोगों को इन चीजों के बारे में समझाया जाए। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है अगर करी जाती है, अगर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं, इस तरीके के प्लान्स बनाए जाते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं, तो हम लोग यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक जो है वो काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि यूट्रोफिकेशन कोई पॉजिटिव प्रोसेस नहीं है, एक पॉजिटिव फिनोमेना नहीं है। ठीक है, भले ही अभी हमें लग रहा हो कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अगर लेक है या कोई इस तरीके का हमारे आसपास कोई पॉन्ड वगैरह है, वहां पर अगर हम कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, ठीक है, या हम फेंक रहे हैं या कहीं और से आ रहा है, तो हम उसको देखकर अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो चीजें थोड़ा सा सही नहीं है। समाज में एक जागरूक व्यक्ति बने, थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो इसका कम से कम इतना फायदा तो होना चाहिए कि आप अपने आसपास की जो तकलीफें हैं उसको आप अभी दूर कर सकें। ठीक है, हालांकि बाद में जब आप लोग एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आप बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी से आप लोग जो है इसकी आदत डाल सकते हैं
कि अगर आपके आसपास कोई भी चीज ऐसी हो रही है, कोई चीज अगर गलत हो रही है, उसको अगर आप सुधार सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी के अंदर वो आता है उसको सुधार करना या उस गलती को कम करना, तो प्लीज मैं कहूंगा कि आज से ही आप इस काम में जरूर लग जाइए। थोड़ा सा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या जब भी आपको इस तरीके की चीजों के बारे में पता लगता है, तो थोड़ा सा जो भी पॉजिटिव एफर्ट, चाहे कितना ही छोटा से छोटा एफर्ट हो, अगर वो आप कर सकें तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जरूर करें, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से धीमे धीमे जब आप लोग जागरूक बनेंगे, जब हम लोग जागरूक बनेंगे, जब सभी लोग जागरूक बनेंगे, तभी ये समाज, ये देश जो है एक बेहतर जगह बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ और सिर्फ सरकारों के ऊपर अगर ये चीज बोलते रहे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार वैसा नहीं कर रही है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सरकार कोई भी पॉलिसी बना सकती है, गवर्नमेंट कोई भी नीति बना सकती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट आप और हमने ही करना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एक मैं कहूंगा समाज के जागरूक नागरिक बने, एक अवेयर सिटीजन बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और थोड़ा सा इन चीजों को करें, ठीक है। चलिए, ये सभी लोगों के लिए है जो भी ये बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एल्गल ब्लूम्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, हालांकि एल्गल ब्लूम आप लोगों को क्या है ये मैंने बताया था, जिस तरीके से एल्गी वगैरह बढ़ती है। थोड़ा सा हार्मफुल एल्गल ब्लूम क्या दिया गया है यहां पर, इसको देख लें। एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी फाउंड नेचुरली इन कोस्टल वाटर्स, ठीक है। नेचुरली तो पाया जाता ही है, ये हमें पता है। दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर मेनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन दीज वाटर्स, ठीक है। वहां पर बेसिकली क्या है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ये फिर से वही बात, प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे तो उससे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और ये खाना भी बनाते हैं, तो ठीक है, इनके उसमें फूड भी आपको मिल जाएगा। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देयर डेवलपमेंट, दीज सेल्स में मल्टीप्लाई रैपिडली एंड फॉर्म हाई नंबर ऑफ सेल्स एंड इट इज कॉल्ड एन एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब यहां पर यह लिखा गया है कि व्हेन दी एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देयर डेवलपमेंट, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट की रिचनेस बढ़ रही है, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस ही है, ठीक है। इनके डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, और जब ऐसी कंडीशन इनको मिलती है तो इनके सेल्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से, और इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी फिनोमेना को बोला जाता है एल्गल ब्लूम, ठीक है। और इस एल्गल ब्लूम होने की वजह से क्या होता है, अ ब्लूम ऑफन रिजल्ट्स इन द कलर चेंज इन द वाटर। एल्गल ब्लूम्स कैन बी एनी कलर बट द मोस्ट कॉमन वंस आर रेड और ब्राउन। दीज ब्लूम्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रेड और ब्राउन टाइड्स, ठीक। मोस्ट एल्गल ब्लूम्स आर नॉट हार्मफुल बट सम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड डू अफेक्ट फिश, बर्ड्स, मरीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। द टॉक्सिन्स मे ऑल्सो मेक द सराउंडिंग एयर डिफिकल्ट टू ब्रीथ। दीज आर नोन एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। यानी कि जो सारे के सारे एल्गल ब्लूम्स मैंने बताया कि नुकसानदायक नहीं है, अगर वो कुछ टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे फिशेस, बर्ड्स, मेरीन एनिमल्स या जो ह्यूमंस है उनको नुकसान पहुंच रहा है, तब ये ज्यादा फिर हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। ये अगर इस तरीके कुछ टॉक्सिन्स वगैरह, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं जिससे जो सराउंडिंग एयर है उसमें भी टॉक्सिन मिल रहा है, तो उससे क्या है कि ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर ये हार्मफुल बन जाते हैं। देन दे आर नोन एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। इनके कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज ब्लूम्स? Blooms can be due to the number of reasons. Two common causes are nutrient enrichment and warm waters, ठीक है। nutrient enrichment का मतलब तो वही है कि यूट्रोफिकेशन के टाइम पर हम पूरा का पूरा डिटेल में समझ चुके हैं कि किस तरीके से एल्गल ब्लूम होता है, ठीक है। फिर से यहां पर एक बार लिखा गया देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन, ठीक है। फॉस्फेट्स और नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट्स, ठीक है। और ये कहां से आएंगे, मेन सोर्स मैंने आपको उनका बता दिया, दैट इज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स और जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह है वहां से, ठीक है। is often the result of pollution and can cause algal blooms. दूसरा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है उससे भी क्या है कि एल्गल ब्लूम बढ़ता है, ठीक है। विद अनयूजुअली वार्म वाटर बीइंग कंड्यूसिव टू ब्लूम्स, क्योंकि ये भी एक तरीके से इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो, ठीक है। हाउ आर HABs डेंजरस टू फिशेज एंड ह्यूमंस? HABs मतलब हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। HAB क्या करता है कि डिप्लीट करता है ऑक्सीजन इन दी वाटर एंड कीट लीड टू लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स। मैंने वही बात करी कि सरफेस के ऊपर अगर ज्यादा एल्गी जमा हो रही है तो अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, हाउ इट डिप्लीट्स द ऑक्सीजन, फिर वही बात। इसके बाद जब हमारा एल्गी डाई करेगी और डिकम्पोज करेगी तो जो डीकेइंग प्रोसेस है कैन डिप्लीट ऑक्सीजन इन दी वाटर कॉजिंग दी वाटर टू बिकम सो लो इन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को दो तरीके से कम करेगी। ये पहली बात तो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी तो ब्लॉक कर रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो रहा है, क्यों ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि सनलाइट अंदर नहीं जा पा रही है,
तो पहली बात तो ये फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जब ये एल्गी डाई करेगी और डिकम्पोज होगी, एरोबिक बैक्टीरिया जिसके ऊपर काम करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन कम हो रही है। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो फिशेस सफोकेट करके डाई हो जाएंगे। ये सारे का सारे यूट्रोफिकेशन की ही प्रोसेस है। ठीक है ना। सम एल्गी स्पीशीज इन ब्लूम्स प्रोड्यूस पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स यानी कि जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, that can be transferred through the food web where the effect can even kill the higher forms of life such as zooplankton, shellfish, fish, birds, marine mammals and even humans that feed either directly or indirectly on them। ठीक है, तो इस तरीके के जो टॉक्सिन्स वगैरह ये प्रोड्यूस करेंगे वो अगर फूड वेब के जरिए जो है बाकी ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जू प्लैंकटन हो, चाहे वो शेल फिश हो, चाहे वो और फिश हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मरीन मैमल्स हो, और अगर ह्यूमंस भी उनको फीड करते हैं किसी भी तरीके से, उस फूड वेब का अगर हिस्सा ह्यूमंस भी है तो उन पर भी असर जो है इस चीज का पड़ सकता है, इस तरीके के टॉक्सिन्स का असर पड़ सकता है। ठीक है। इज HABs एन एनवायरमेंटल हजार्ड? क्या HABs जो है वो एक एनवायरमेंटल हजार्ड है? यस, इट इज बिकॉज दीज इवेंट्स कैन मेक पीपल सिक व्हेन कंटेमिनेटेड शेलफिश आर ईटन। फिर वही बात है कि अगर ह्यूमन बींग्स जो है, अगर ह्यूमंस इस तरीके की फूड वेब का कहीं पर भी अगर हिस्सा बनते हैं तो उनको फिर तकलीफ हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है। व्हेन पीपल ब्रीथ एरोसोलाइज्ड HAB टॉक्सिन्स नियर द बीच, वही बात है कि ये जो HAB है ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो एयर में घुल जाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग एयर में अगर घुलते हैं, अगर लोग उनको बीच के आसपास यानी कि जो कोस्टल रीजन है वहां पर अगर लोग उनको ब्रीथ करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। इन एडिशन HAB इवेंट्स कैन रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ शेलफिश बेड्स, मैसिव फिश किल्स, डेथ ऑफ मरीन मैमल्स एंड सी बर्ड्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ मरीन हैबिटेट्स। ये चीज भी है कि यूट्रोफिकेशन से यही चीज तो होती है कि जो मरीन एनिमल्स वगैरह जो है वो मर जाते हैं और वहां पर पूरा का पूरा एक डेड जोन जो है वो बन जाता है। ठीक। एज अ कंसिक्वेंस HAB इवेंट्स एडवर्सली अफेक्ट कॉमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग, टूरिज्म एंड वैल्यूड हैबिटेट्स, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल रेसिडेंट्स। वही बात है कि वहां का आप कह सकते हैं कि एस्थेटिक जो एरिया का एस्थेटिज्म है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वहां पर जो लोग एस्थेटिक रिक्रिएशन वगैरह के लिए आते थे, जो लोग टूरिज्म के लिए आते थे, फिर वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब वो एरिया डेड जोन बन चुका है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझनी है। हाउ डू वी गेट एक्सपोज टू HAB टॉक्सिन्स? अब हम HAB टॉक्सिन्स से कैसे एक्सपोज हो सकते हैं? मोस्ट इलनेस एसोसिएटेड विद HAB एक्सपोजर इज द रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स दैट आर प्रेजेंट इन शेल फिश और फिन फिश। ठीक है, ये दो प्रकार की फिश होती हैं। अगर इन फिश को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन फिश में क्या होगा, टॉक्सिन्स होगा, इस फिश को अगर कंज्यूम करा जाता है तो हमें टॉक्सिन हमारे बॉडी में भी आ सकता है। ठीक है। सम HAB टॉक्सिन्स कैन बिकम एयरबॉर्न ड्यूरिंग अ ब्लूम एंड पीपल कैन बिकम इल बाय इनहेलिंग टॉक्सिन्स। वही बात है कि जब वो हवा में घुल जाएंगे तो वहां पर से फिर उसको अगर हम ब्रीथ करते हैं तो वहां पर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो फिर ये पूछा गया है कि इज इट सेफ टू ईट सी फूड? क्या सी फूड खाना सेफ है या नहीं है? तो जनरल अगर हम बात करें तो सी फूड खाना सेफ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुक में लिखा गया है। हाउएवर कंज्यूमिंग shellfish that have been harvested from waters with high level of harmful algae and consuming fish that have lesions or that were caught in an area during an algal bloom can result in illness। ठीक है, तो अगर इस तरीके की मतलब जनरली तो बात की गई है कि सी फूड खाने में कोई ऐसी हार्मफुल नहीं है, ठीक है, सेफ है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह से फिश खाई जाती है जहां पर बेसिकली इस तरीके का एल्गल ब्लूम वगैरह हो रहा है तो वहां पर आपको पता है कि उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे। अगर उस तरीके की फिश खाई जाती है तो फिर उससे आपको इलनेस हो सकती है। इसके बाद बात की गई है HABs एंड क्लाइमेट चेंज की, कि HABs से क्लाइमेट में कैसे चेंज होगा। बिकॉज द ग्रोथ, टॉक्सिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स स्पीशीज आर ऑल टाइड टू द एनवायरमेंट, चेंजेस इन क्लाइमेट कैन चेंज द अकरेंस, सीवियरिटी एंड इंपैक्ट्स ऑफ HAB इवेंट्स। क्योंकि मैंने बात करी कि अगर क्लाइमेट ज्यादा है, क्योंकि HABs क्या है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, और एल्गल ब्लूम बनने के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई कि अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो वो भी एक कंड्यूसिव कंडीशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर दी एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है, क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो उसकी वजह से भी जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं और उनके जो इवेंट्स हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एल्गल ब्लूम का टॉपिक, ये यूट्रोफिकेशन का टॉपिक, ये पूरा का पूरा जो लेक इकोलॉजी थी हमने यहां पर इसी के साथ कंप्लीट कर ली है। अब हम अगले लेक्चर में जो है अपना वेटलैंड इकोसिस्टम उससे आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर काफी लंबा है, मैं फिर से कहूंगा कि हम लोगों ने इसीलिए कोशिश की है कि आपको एक हफ्ते में जो है हम लोग 4-4 वीडियोस इस तरीके से ऑल्टरनेट दे रहे हैं
ठीक है, अब से हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि जैसे आज संडे के दिन आपको वीडियो मिला है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आपका रात का वीडियो है, स्पेसिफिकली 8 बजे वाला, जो हफ्ते में 3 दिन आपको इकोनॉमी और 3 दिन एनवायरनमेंट चल रहा था, तो वो ऑल्टरनेट वीक में अब आप लोगों को 4-4 दिन चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यानी कि जैसे इस हफ्ते आपको अगर 4 दिन एनवायरनमेंट मिला है, तो अगले हफ्ते आपको 4 दिन इकोनॉमी मिलेगी। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट एक दिन हम लोग ऐसे करके जो संडे का हमारा एक टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकें। अगर किसी दिन लाइव सेशन वगैरह होगा संडे को तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 बजे वाला जो हमारी क्लासेस हैं उसको हम लोग रेगुलर इस तरीके से करते रहें। ठीक है, और जो संडे के हमारे 3 स्लॉट्स होते हैं, सुबह 8 बजे, दिन के 2 बजे और रात के 8 बजे वाला, उनमें से एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 स्लॉट्स में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी आगे मतलब ये नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब काफ़ी लेट चले जाएं। ठीक है, तो एक दिन भी अगर हम हफ्ते में यूटिलाइज करेंगे तो हमारे महीने के 4 या 5 दिन जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो भी ठीक है। जो लोग अगर रेगुलरली उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते हैं तो वो धीमे धीमे करके कर सकते हैं। वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, और जिन लोगों ने कोर्स अगर परचेज किया हुआ है तो उनके लिए तो फिर कोई इशू है ही नहीं, वो जब भी चाहे अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगले लेक्चर में इसको हम टॉपिक को, चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट अगर आपको होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके वहां पर पूछ सकते हैं। उसको या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी मिल रहे हैं और क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वहां पर आप इस कोर्स को एनरोल करके वीडियोस के थ्रू आप लोग अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आपके साथ ये नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है, दैट इज 9498086380। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू जो है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज वगैरह करके अपनी कोई भी टेक्निकल क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी का यूज भी आप लोग कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हमें लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।